जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक्स। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक्स में एफडब्ल्यू टेलर ने भी 4 पॉइंट प्रोवाइड किए, जिसके सब पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। इसे क्या कहा जाता है? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग हेनरी फैल का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े थे ना, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक उसी तरीका से काम को बांट दो। तो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि फैक्ट्री का काम को जो है वो 2 भाग में बांट दो। सबसे पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट में एंड सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 सुपरवाइजर रखे हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 सुपरवाइजर, टोटल 8 सुपरवाइजर रखे हैं वर्कर को देखने के लिए कि काम किस तरीका से करना है या फिर करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट से। तो सबसे पहला हमारा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या है? ये सुपरवाइजर के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि एग्जैक्टली जो रिसोर्सेज जो हमारा है उसका जनरल इंस्ट्रक्शन देना सभी को कि इस रिसोर्सेज को कहाँ पे यूज़ करना है, किस वक्त यूज़ करना है। ये सारा चीज़ हम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के द्वारा हमें मिलता है। क्लियर? सेकंड जो है हमारा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क हमारा क्या करता है? ये हमें एक ऑर्डर देता है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर, ये बताने के लिए कि फर्स्ट काम कौन सा होगा, सेकंड काम कौन सा होगा, थर्ड काम कौन सा होगा। ये रूट क्लर्क के द्वारा बताया जाता है वर्कर्स को। तो यहाँ पे रूट क्लर्क हमारा क्या किया? एक सिस्टमेटिक पैटर्न बना के दे दिया कि आपको फर्स्ट काम क्या करना है, सेकंड काम क्या करना, थर्ड काम क्या करना या फिर लास्ट काम क्या करना है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में हमें यह बताया है कि इस बंदे के ऊपर, इस सुपरवाइजर के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले टाइम को मैनेज करना। टाइम कैसे मैनेज करेंगे कि काम कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, ये पहले से इसे सेट करना होगा। और उसके साथ साथ एग्जैक्टली जो काम प्रोडक्शन जो होगा उसका कॉस्ट शीट प्रिपेयर करवाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टार्ट कब किया जाए और ख़त्म कब किया जाए और उसका कॉस्ट शीट बना के देना हर एक एक्टिविटी का। क्लियर? पॉइंट 4 है हमारा डिसिप्लिनरियन। ठीक है, तो इस चीज़ में ये बताया गया है कि हमारा जो ये 3 टाइप का जो सुपरवाइज़र था, ये जितने भी काम करवाएं ये सबको एग्जैक्टली देखना, ये इसी का काम है। एग्जैक्टली जितना भी अभी चीज़ें मैं आपको बताया, ये सब को देखना कि सब काम ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये काम हम लोग का डिसिप्लिनरियन का है। क्लियर बच्चों? इसका सेकंड पॉइंट हमारा आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट है हमारा गैंग बॉस। तो गैंग बॉस जो है, ये सुपरवाइजर के ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि कोई भी काम डिले ना हो। अगर डिले होता है तो उसके लिए जो जो इक्विपमेंट्स का ज़रूरी है उसको अवेलेबल करवाना गैंग बॉस का काम है, ताकि काम बिल्कुल भी डिले ना हो कोई भी रिसोर्सेज की वजह से। किसका काम है ये? गैंग बॉस का, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि डिले ना हो। तो पॉइंट 2 है हमारा रिपेयर बॉस। इसका मतलब ये है कि ये सुपरवाइजर हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली मशीन जो है वो वर्किंग कंडीशन में अच्छे से है कि नहीं। पहले से उसे ये जानना पड़ता है कि मशीन अगर अच्छे से वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी तो हो सकता है हमारा प्रोडक्शन बीच में रुक जाए। इसीलिए रिपेयर बॉस का काम है कि मशीन का देखभाल करना, ठीक टाइम पे रिपेयर करना और वो अच्छे से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये काम किसका है? रिपेयर बॉस का। थर्ड है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मेन काम क्या है? इस बंदे का ये काम है, इस सुपरवाइजर का ये काम है कि क्वालिटी को चेक करना। जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं इसका क्वालिटी कितना अच्छा है या किस टाइप का है, इसे चेक करना ये इंस्पेक्टर का काम है। और उसके बाद हमारा पॉइंट 4 आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है? एग्जैक्टली जो टाइम दिया गया, मतलब स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग बोलते हैं बार बार कि हाँ एक पर्टिकुलर काम के लिए कितना टाइम देना चाहिए, तो ये टाइम को मेंटेन करता है ये बॉस कि
कितना टाइम के लिए वर्कर्स काम करेंगे इसे और कितना टाइम में इस काम को खत्म करके देंगे। तो ये है हमारा स्पीड बॉस। क्लियर हो गया बच्चों पॉइंट 1। फर्स्ट पॉइंट हमारा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट होने से आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर पूछोगे। क्लियर। तो बच्चों आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। आपके लिए ये छोटा सा काम हो सकता है लेकिन हमारे लिए ये बहुत वैल्यू करता है। तो पॉइंट 2 है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेट द स्टैंडर्ड। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड देने वाला हूँ आप लोग को। मैं पहले ही बोला, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा या फिर यहाँ पे नोट्स लिख के सिर्फ अंडरलाइन करके उसे मैं ट्रांसलेट करके आपको नहीं बताना। बस मेरा काम ये है कि आप लोग आसान भाषा में कैसे समझ जाए। नोट्स बहुत सारे इंटरनेट में अवेलेबल है, आपके बुक्स में अवेलेबल है। फिर भी आपको अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से ले लोगे। क्लियर। तो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि सेट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट करना, नहीं, सिर्फ क्वालिटी सेट करना नहीं होता, उसका वेट भी सेट करना होता है, उसका साइज भी सेट करना होता है। और ये सब चीज़ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होता है, जिसे हम लोग वर्क स्टडी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वर्क स्टडी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना बता दे रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड को सेट करना, सिर्फ क्वालिटी नहीं, साइज भी, क्वांटिटी भी, वेट भी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और सेकंड हमारा सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको साइज़ के बेसिस पे, मान लो अगर हम लोग बनाते हैं कि बच्चे लोग के लिए ये, बड़े लोग के लिए ये, तो अलग अलग जब हम लोग साइज़ प्रोड्यूस करते हैं हम लोग उसमें से एलिमिनेट करेंगे जो सबसे कम सेल होगा। एलिमिनेट का मतलब क्या हुआ? जो सबसे कम सेल हो रहा है उसे बाहर निकाल देना, उसे अब प्रोड्यूस करना ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टीव जॉब्स को जब सीईओ से, एप्पल का सीईओ थे, जब उसे निकाल दिया गया था तो एप्पल को बहुत भारी नुकसान हुआ था। फिर जब उसे रिटर्न बुलाया गया ना तो एप्पल के पास 50 SKUs थे। मतलब 50 SKUs का मतलब 50 टाइप के एप्पल के पास प्रोडक्ट थे, ठीक है। वो जब एंटर किए अपने शर्त पे, बोले कि ये जो बेकार का चीज़ें हैं ना, इतना इतना चीज़ जो आप लोग बना के रखे हो, सबको बंद करो। बंद करने के बाद सिर्फ 3 प्रोडक्ट ही रखे और उसी समय iMac जो है उसे वो लॉन्च किए और इतना सुपर हिट हुआ। और आज के डेट में एप्पल तो आप लोग जान ही रहे हो। क्लियर हुआ सिंप्लीफिकेशन का मतलब। तो पॉइंट 3 है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। FW टेलर ने हमें वर्क स्टडी इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, जिसके लिए हमें 4 मेथड दिया गया है। तो पॉइंट 1 है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में बताया क्या गया? नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये है कि हमें साइंटिफिक टूल्स एंड साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए बिजनेस में काम करना है, जिससे हम लोग का क्या होगा? कॉस्ट कट होगा, हाई एफिशिएंसी आएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और हम लोग टाइम पे काम कर भी सकते हैं। इसीलिए बताया गया है कि मेथड स्टडी में नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक रूल्स यूज़ करो और अपना काम को अच्छे तरीके से करो। पॉइंट 2 में हमारा बताया गया है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी में ऑब्जर्व द वर्क एंड रेस्ट इंटरवल। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ऑब्जर्व करो वर्कर को। वर्कर को जब ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि वो जो काम करता है वो कितने देर में थक जाता है, जिसमें उसे एग्जैक्टली रेस्ट चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग कंटिन्यूसली काम कराएंगे वर्कर से और रेस्ट नहीं देंगे तो वर्कर कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑब्जर्व करना है वो कितने देर बाद थकता है और उससे एग्जैक्टली रेस्ट इंटरवल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन में कितने बार उसे रेस्ट देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
तो हम लोग का फैटिग स्टडी का मतलब क्या बताया गया है कि रेस्ट का इंटरवल को कैलकुलेट करना, ये फैटिग स्टडी हमें सिखाता है। क्लियर। पॉइंट थर्ड है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब ट्रैक द मोशन ऑफ वर्कर। वर्कर जो है, वर्कर का मोशन क्या है, काम तो एक जगह पे करते हैं लेकिन वेरियस जगहों पे उनका काम होता है। जब मोशन होता है एक वर्कर का कि इस साइड से उस साइड, उस साइड से उस साइड, अगर वो बिजनेस का, प्रोडक्शन के काम से रिलेटेड अगर वो इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पर्सनल वजह से अगर इधर उधर होता है तो हमारा प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्हें ट्रैक करना है उनका मोशन। अननेसेसरी मोशन जो होता है, अनप्रोडक्टिव चीज़ों की वजह से हमारा प्रोडक्शन और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग मोशन स्टडी में उसे ट्रैक करके हम लोग एलिमिनेट करते हैं जो अननेसेसरी टाइम है, अननेसेसरी मोशन है वर्कर का, इसे चेक करते हैं। तो हमें क्या सिखाता है मोशन स्टडी कि ट्रैक करो वर्कर को और अननेसेसरी टाइम को घटाओ। क्लियर बच्चों। पॉइंट 4 है हमारा टाइम स्टडी। फिक्स द टाइम, फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब यह है कि एक काम के लिए पर्टिकुलर टाइम सेट कर दो। बार बार यही आ रहा है कि एक टाइम के लिए सेट कर दो कि इस काम के लिए कितना टाइम लगता है, उस काम के लिए कितना टाइम लगता है, इसका टाइम फिक्स कर दो, उससे ज़्यादा वर्कर को लेने ही ना दो टाइम। तो यहाँ पे वही बताया गया कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो और वर्कर को काम दे दो कि आपको इतने टाइम में काम करके देना है। क्लियर बच्चों। थर्ड है हमारा डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। इसमें टेलर ने बताया है कि एक टारगेट सेट कर दो वर्कर्स के लिए, अगर उस टारगेट को अगर वर्कर्स क्रॉस कर देते हैं तो उसे इंसेंटिव के साथ, मतलब उनका जितना सैलरी होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड ऑन करके उसको दो, जो कि हम लोग का एफिशिएंट वर्कर होगा। ठीक है। अगर वो टारगेट को कोई बीट ना कर पाया तो उसे उसके सैलरी के अकॉर्डिंग उसे कम सैलरी दो। इसमें क्या होगा, जब जो ज़्यादा सैलरी अचीव कर लेगा उसे देख के जो कम सैलरी अचीव करने वाले के अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हम इस टारगेट को बीट करें और उस सैलरी को अचीव कर पाए। समझ में आया बच्चों। तो पॉइंट 4 है हमारा मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मतभेद ना हो, जिसके वजह से मेंटल रिवोल्यूशन किया जाता है। उनके माइंड में ये बताया जाता है कि नहीं, आपस में मिलके रहना है और मिलके ही काम करना है। ठीक है। इसको डिटेल में जानने के लिए मैं लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप वो देख लेना। ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जापान में एग्जैक्टली क्या होता है। जापान में ये होता है कि मैनेजमेंट जो होते हैं अपने वर्कर्स को अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। अगर कोई भी वर्कर को अपने बिजनेस से डिससेटिस्फेक्शन हुआ ना, तो वो अपने हाथ में एक ब्लैक रिबन बांध लेते हैं, जिससे मैनेजर को ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली वर्कर जो है वो डिससेटिस्फाइड है, तो जिसके वजह से मैनेजर उस काम को सॉर्ट आउट कर देता है। तो मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब यही हुआ कि आपस में जो मतभेद जो है वो ना हो, इसलिए मेंटल सेट किया जाता है कि आपस में मिलके आप लोग काम करें। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक इसे पढ़ लो बे। स्टे ट्यून एंड जय हिंद।